कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लैंप लाइटनिंग से शुरुआत हो चुकी है। समृद्धि संवाद पर विचार चर्चा हिमाचल प्रदेश का इस वक्त का सबसे बड़ा मंच जी पंजाब हरियाणा हिमाचल समेत आप यूट्यूब पे भी और अन्य जगह पर भी इस कार्यक्रम को लाइव दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं आज तक के, चाहे ओपीएस का हो, कर्मचारियों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और शिमला की खास करके, शिमला में हम इस वक्त मौजूद हैं। राजधानी शिमला जो कि अंग्रेजों के वक्त से एक वक्त की भारत की राजधानी भी रही है और एक ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं। आज इस राजधानी को फिर से किस तरीके से खूबसूरत बनाया जा रहा है और जो किल्लतें थी पानी की, बिजली की, किस तरीके से दूर किया जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं स्वागत के लिए बुलाना चाहूँगा सबसे पहले विनोद लांबा जी, आप कृपया मंच पर आएँ। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के एडिटर इन चीफ, और इसके साथ साथ श्री हरी जनार्था जी एमएलए शिमला, आप भी कृपया करके मंच में आए स्वागत के लिए। जो मेयर शिमला हैं सुरेंद्र चौहान, आप भी कृपया करके मंच पर आएँ। स्वागत, तालियों से सबका स्वागत किया जाए। आप कृपया करके मंच पे आपका स्वागत यहाँ पर किया जाएगा क्योंकि मुख्य मेहमान है। मुख्य मेहमानों का स्वागत जरूर करने एक भारतीय परंपरा भी है। आपका स्वागत किया जाएगा क्योंकि यही दो शख्सियतें हैं जिन्होंने शिमला को बदला है। शिमला जहां पर पानी की इतनी किल्लत थी, लोग घूमने आते थे, लेकिन यहाँ पर देखते थे कि पानी की किल्लत, खबरें भी बनती, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो खबरें लगातार नदारद हैं। पानी की किल्लत दूर होनी हो, सड़कों का जाल बिछाना हो और दूर दराज से जो टूरिस्ट आते हैं किस तरीके से उनको आवाभगत करानी हो और उससे पर्यावरण भी खराब ना हो, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर किस तरीके से होती हैं, वो दिशा और दशा चाहे एमएलए हो चाहे मेयर हो, यही मैं आप हरी जनार्था जी कृपया आप स्थान ग्रहण करिए। और अंकुश मेरे सहयोगी आपको मंच पर बुलाना चाहूँगा क्योंकि पहले पैनल में हम विचार चर्चा करेंगे। हरी जनार्था जी से जानेंगे कि क्या कुछ शिमला के लिए है। अंकुश मैं बुलाना चाहूँगा। अंकुश आप कृपया मंच पर पहुँचे क्योंकि विचार चर्चा की जाएगी। हिमाचल में शिमला क्योंकि बहुत अहम राज्य स्टेट का एक कैपिटल है और सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए गौरव है क्योंकि हर चीज़, हर ऐतिहासिक निर्णय शिमला से ही लिए जाते हैं। अंकुश ओवर टू यू। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस समृद्धि संवाद में। और हमारे साथ सत्र की शुरुआत में जुड़े हैं शिमला से विधायक हरी जनार्था। जनार्था जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ आने के लिए। जनार्था जी, तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहला सवाल, शिमला अपने आप में एक चुनौतियों से भरा हुआ शहर है, इतना ज़्यादा कंजेशन, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, कितनी चुनौती है बतौर विधायक आपके लिए शिमला शहर का विकास? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। समृद्धि संवाद में हमें आपने यहाँ पे बुलाया है और हमारे जो शहर के बारे में स्पेशली आई लाइक टू फोकस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, शिमला में यहाँ पे। और जैसे आपने अभी हमें पूछा है कि चैलेंज है, चैलेंज वैसे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में चैलेंज होते हैं, पर शिमला हमारा एक राजधानी होने के कारण यहाँ पे जो हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है और टूरिज़्म कैपिटल भी है और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वर्ल्ड वाइड नोन सिटी है। बिकॉज अर्लियर ये हमारा यहाँ पे, जैसे आप सभी को मालूम है कि ये हमारा देश का कैपिटल भी रहा है ब्रिटिश टाइम में, तो इसकी एक अलग ही पहचान है। तो चैलेंजेस है, बहुत चैलेंजेस है। जब ये डिज़ाइन हुआ था तो शिमला शहर जब बना था तो एक लिमिटेड सी पॉपुलेशन के लिए बना था, पर आज की तारीख में ये मेरे ख्याल में उससे हज़ारों गुना ज़्यादा बढ़ चुका है और फैलावट बहुत हो चुकी है। दिस इज़ अ कॉमन कॉज बेसिकली, ये कॉमन सी एक फिनोमिना है पूरे हिंदुस्तान में, जैसे कि अर्बनाइजेशन की है। तो शिमला शहर में एक वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है जो अर्बनाइजेशन की तरफ जाता है। हम देखते हैं कि जगह जगह पार्किंग्स का काम चल रहा है, कुछ जगह चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लेकिन देखते हैं कि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा है शहर के अंदर कि जहाँ आप सड़क चौड़ी करते हैं वहाँ पर गाड़ी की अवैध पार्किंग बन जाती है। कुछ ज़्यादा लोग, पुलिस के भी उसमें उतना ज़्यादा जो है हस्तक्षेप नहीं रहता है। तो उस स्थिति से निपटने के लिए सर क्या प्लान है? लोगों का सहयोग कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? इस इशू पे जैसे कि आपने अभी पार्किंग की बात छेड़ी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और यूडी मिनिस्टर का विक्रमादित्य सिंह जी, और हमारे साथ यहाँ पे आए हमारे मेयर साहब हैं और यहाँ के जो भी हमारे
जो काउंसलर्स हैं, सारे लोग, एवरीवन इज़ कंट्रीब्यूटिंग, सभी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे भी हमारी जो स्कीम्स है, एक्चुअली जो हमारे शिमला शहर में जो इनफ्लो ऑफ ट्रैफिक है वो बहुत है। रेजिडेंट्स का इतना नहीं है जितना इनफ्लो ऑफ ट्रैफिक है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मे बी ड्यू टू द कैपिटल ऑल्सो एंड सारे ऑफिसेज यहाँ पे कंसंट्रेट है। और दूसरा हमारा जो टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर वीकेंड टूरिज़्म का जो ज़्यादा चलता है, तो अभी हमने सरकार के माध्यम से कुछ एक पार्किंग्स भी हमने अभी कमीशन की है। एक ऑकलैंड टनल के पास है, लगभग 7 करोड़ के करीब की वो पार्किंग अभी कमीशन हुई है। और कुछ एक विकास नगर में है, कुछ संजौली में बन रही है। और अप्रॉक्सीमेटली हमारा ये टारगेट है कि अभी एक हमारे पास सेंट्रल चैलेंज फंड एक स्कीम आई है, उसके अंडर हमने लगभग 200 करोड़ की पार्किंग्स वार्ड वाइज देने के भी प्रयास किया फॉर द लोकल रेजिडेंट्स। और अभी हमारे जैसे बस स्टैंड एरिया है, वहाँ पार्किंग्स बन रही है, एक नया बस स्टैंड बन रहा है, तो उसके साथ साथ लिफ्ट लग रही है फ्रॉम लक्कड़ बाजार टू रिज, जैसे कि हमारी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लिफ्ट है कॉम्बो मेयर के सामने है। तो उस तरीके से वहाँ पे भी एक पार्किंग का डिज़ाइन हो रहा है, विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी बिग पार्किंग, कोई 600-700 गाड़ियाँ उसमें लगेगी। प्रयास हमारा ये है कि जितना मैक्सिमम जो हमारे पास वेकेंट लैंड है, हमारे पास शिमला में एक पर्टिकुलर सी प्रॉब्लम है, नॉट शिमला ओनली, पूरे हिमाचल में, पर शिमला में ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये एक अर्बन फॉरेस्ट भी है। इसकी परमिशन सारी हमारे को थ्रू FRA, FRC, इनके थ्रू हमारे को ये परमिशंस लेनी पड़ती है, जो कि सेंटर गवर्नमेंट तक जाती है। तो वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी हम पार्किंग निकाल सके। पर मैं ये श्योर करना चाहता हूँ कि इसी टेन्योर में हम लगभग 2,500-3 हज़ार गाड़ियों की पार्किंग, एक्स्ट्रा पार्किंग हम कमीशन करके पब्लिक को समर्पित कर लेंगे जी। जी हरीश जी, क्योंकि अब शिमला क्योंकि राजधानी है, ऑफिसेज भी हैं, लोग काम करने भी आते हैं, तो अब वो तो बढ़ चुका है, उसको तो हम कम तो कर नहीं सकते। तो एक्सपेंड करने के बारे में क्या विचार है, क्या पीछे की तरफ और एक्सपेंड, क्योंकि जिसे जैसे दिल्ली था NCR बना फिर उस तरीके से, तो शिमला में भी कुछ तरीके का प्लान है? और अभी जो प्रॉब्लम्स है उनको अभी किस प्लान के तहत उनका हल निकाला जा रहा है? हमारी बेसिकली जो प्रॉब्लम थी, बिकॉज आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है, आप लोग तो शिमला को कवर सालों से कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, मॉनिटर भी करते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो मेजर हमारी जो प्रॉब्लम थी वो थी एक वाटर, टू केटर टू द पीपल फॉर ड्रिंकिंग वाटर स्पेशली। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ वंस अगेन सरकार का कि उन्होंने अभी हमारा ये पानी लगभग अप्रैल या मई में हमने इसको कमीशन कर लिया था, एंड वी आर गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर आफ्टर 50 कम से कम 50 या 60 साल बाद शिमला में इस बारी 2026 में गर्मी भी थी और वेदर भी क्लियर रहा, हमारे रिसोर्सेज भी थोड़े कम हो गए थे, पर फिर भी हमने डेली सप्लाई करने की प्रयास किए एंड वी वर सक्सेसफुल इन दैट मिशन ऑल्सो। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे SGPNL है उनका, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर साहब और इनकी टीम का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सारे ही हमारे जो वर्कर्स हैं हु वर्क डे इन एंड डे आउट, और उन्होंने जो ये हमारे जो मेजर प्रॉब्लम पानी की थी, जो हमारे मीडिया के थ्रू भी, अखबारों में भी हमेशा छपती थी बात कि ये पानी की किल्लत, शिमला में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, और उसके कारण हमारा टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसमें काफ़ी अफेक्ट पड़ता था। पर लेकिन इस बारी और आने वाले कम से कम 30 साल तक मैं अश्योर करना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये ऑगमेंटेशन पानी की शिमला शहर में हो चुकी है, तो अगले कम से कम 25-30 साल तक ये पानी की प्रॉब्लम अब लगभग समाप्त हो चुकी है। और दूसरी बात, जहाँ तक कि हमें अर्बनाइजेशन की बात है और हमारे को डीकंजेस्ट करना है शिमला को, हमारे 2-3 टाउन की प्लानिंग हिमूडा के थ्रू चल रही है, जैसे कि जाठिया देवी है एक पॉइंट, एंड हम कुछ सर्वेज हो रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर हम कसुमटी से नीचे टूवर्ड्स जुनगा साइड, अगर वहाँ पे हमारे को सूटेबिलिटी के और एक चंक ऑफ लैंड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन की एक कमी है, शिमला शहर के अंदर ज़मीन की कमियां बहुत है, तो हम उनको उस तरफ की तरफ एक मॉडर्न टाउनशिप को खड़े करने का भी प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें उनको फैसिलिटीज सड़क की, पानी की और कनेक्टिविटी फ्रॉम ऑल एंगल्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स, उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो इस प्रयास के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत है, जो कि हमें काफ़ी
बड़े अमाउंट में ये ज़मीन चाहिए, उसका जो चंक होना चाहिए ज़मीन का, वो काफ़ी बड़ा चंक हम प्रयास करें कि हमें मिले, और वी कैन अश्योर द पीपल कि वंस जब ये काम शुरू होगा वो एक मॉडर्न सिटी होगी, और शिमला को डीकंजेशन करने में हमारे लिए काफ़ी हम उसमें कामयाब हो चैलेंज जाएंगे। ये कि बड़े वही आता है कि सिटी बसानी है, लेकिन सब जंगलात का एरिया आ जाता है, फिर उसमें वही दिक्कत आ जाती है। तो क्या कुछ ऐसे चिन्हित चीजें हैं कि जहां पे हमारे, ऐसा किया जा सकता जो ये मेजर प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि जो मेजर प्रॉब्लम हमारी है कि हमारा जो लैंड है दैट इज़ टोटल फॉरेस्ट लैंड, और फॉरेस्ट हमारे पास है नहीं है, ये सारा सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आता है। पर लेकिन आई एम श्योर अबाउट इट कि हमारे ऑफिसर्स और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम परमिशंस लें, क्योंकि हमारे को अगर डिज़ास्टर में भी अगर हम देखें, जैसे कि 2023 में 2025 में जो डिज़ास्टर हुआ था, तो यहाँ पे जो लोगों के जिनके घर बह गए थे और जिनके पास सब कुछ उनका ख़त्म हो गया था, इवन उनको हम ज़मीन नहीं दे पाए, विच वॉज कमिटेड बाय अस, पर लेकिन उस पर भी रोक लग गई, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, वो देना मुश्किल हो गया था। तो शिमला शहर के बाहर या एडजॉइनिंग एरियाज़ में कहीं हम परमिशंस लेने का प्रयास कर रहे हैं कि आई एम श्योर कहीं उसमें हम सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, जो पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही है। अगर हमारे को ये प्रयास हो सकता है तो उसी एवज़ में हम कहीं और शिमला शहर के लिए बड़े से बड़ा ज़मीन लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो शिमला शहर की चुनौतियों पर तो बात हो गई, एक चुनौती आपके सामने 2027 में भी खड़ी है। लॉन्ग अगो अगर हरभजन सिंह भज्जी के वक्त के बाद की बात की जाए तो भाजपा का कब्जा शिमला पर रहा, आपने 2022 में वो गढ़ उनसे छीन लिया, तो 2027 के लिए कितने तैयार है? क्योंकि भाजपा का तो ये आरोप है कि आप लोग गुटों में बंटे हुए हैं और इसका फ़ायदा भाजपा को विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। ये एक, जैसे कि अविनाश जी आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बात है, मैं मानता हूँ। अब बीजेपी का एक अपना तरीका है बात करने का, बोलने का, करने का। अगर मैं थोड़ा ये कहना चाहूँ कि हम 2022 में इलेक्ट होके यहाँ पे आए हैं, उससे पहले 15 साल तक यहाँ पे बीजेपी का वो था, पर लेकिन लोगों ने कुछ सोच समझ के जो ये इलेक्शन थे इसमें वोटिंग की है। हमारी स्मार्ट सिटी यहाँ पे आई थी शिमला शहर में, जो कि बीजेपी के दौरान इनके कार्य हुए। अगर उन दौरान ये कार्य ठीक हो जाते हैं, या हमारे सिटी में लगभग जितना भी ये जो 2023 में और 2025 में नुकसान हुआ है, ये बेसिकली सारा जो नुकसान हुआ है ये स्मार्ट सिटी के कारण हुआ है। क्योंकि मैं उसका भी एक रीज़न देना चाहता हूँ कि जो डंपिंग हुई है वो हैपहैज़र्ड डंपिंग हुई है। हमारे सारे नाले, नालियाँ और जहाँ पे हमारे कल्वर्ट्स थे, वो डंपिंग वो मॉनिटर नहीं हो पाई, वहाँ की कंस्ट्रक्शन और जो कार्य यहाँ के शहर के अंदर हुए, और एक इसको कंक्रीट सिटी बनाया गया है। हैपहैज़र्ड मैनर में इसका ये पैसा लगा, उसमें कोई प्लानिंग नहीं है। हम जब इलेक्ट होके आए, हमने उसमें देखा, हमने उनकी DPRs मंगाई और डंपिंग साइट्स के लिए हमने इंक्वायर किया कि यहाँ पे डंपिंग साइट्स कहाँ पे ये डंप हुआ ये मलबा, और इसकी कहाँ पे DPRs बनी हैं। अनफॉर्चुनेटली वो कोई भी DPR इसकी बनी हुई नहीं थी जो शहर में हुआ। पैसा आया, हैपहैज़र्ड मैनर में टेंडर लगाए गए, और जो मन में आया उन्होंने करने का प्रयास किया, जिससे कि शिमला की एक जो एस्थेटिक वैल्यू थी यहाँ की, और एक ये हेरिटेज काइंड ऑफ अ टाउन था, उसको एक कंक्रीट जंगल में बदला गया। एक रीज़न भी वो भी हो सकता है कि पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, और सेकेंडली एक एंटी इंक्यूबेंसी भी हो जाती है। 15 साल तक आप एक सेम लीडर को आप सपोर्ट करते हैं, तो दे वांट अ चेंज ऑल्सो, बिकॉज शिमला की जो पब्लिक है वो एक पढ़ी लिखी पब्लिक है। यहाँ वोटिंग पैटर्न अलग है शिमला में, यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं और एवरीथिंग, बिकॉज एक वंस अपॉन अ टाइम शिमला वाज एन एजुकेशनल हब फॉर इंडिया ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइम स्कूल है एशिया के सबसे पुराने स्कूल्स हैं, एंड वन ऑफ द लीडिंग स्कूल्स और कॉलेजेस शिमला में माने जाते थे ब्रिटिश टाइम से लेकर। तो वो एक हैराकी जो है वो चली है, एजुकेशन बहुत हाई लेवल की है यहाँ पे, पीपल अंडरस्टैंड दिस। जहाँ तक कि 2027 की बात है, हम अपना कार्य कर रहे हैं, जो भी मैक्सिमम हमारे प्रीव्यू में है, और जितना भी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटस है, जैसे आप सबको मालूम है कि फाइनेंशियल स्टेटस हमारे जो स्टेट का है वो जरा रिस्ट्रिक्शन पे सेंटर गवर्नमेंट से आया है। हमारे कई ग्रांट्स बंद हो चुकी है। जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर और तमाम JP नड्डा बार बार एक ही बात कहते हैं कि दवा दवा के फंड भेजे हैं, दवा दवा के फंड भेजे हैं, आगे प्रदेश नहीं खर्च कर पा रहा।
एग्री, हम भी सुनते हैं उनको, पर लेकिन जो रियलिटी है ये पब्लिक में बोलने के लिए ये हमेशा ही तैयार रहते हैं, चाहे वो ठाकुर साहब है, जयराम जी है, चाहे अनुराग जी है, या कोई भी बीजेपी की लीडर है कि हमने दबा के फंड भेजे, दबा के फंड भेजे। पर आई थिंक जो रियलिटी है उस रियलिटी को भी उनको समझना चाहिए कि पब्लिक में ये बात करनी आपके लिए आसान है, पर अपने लीडरों से भी तो बात करो, उनसे भी तो पूछो कि आपने कितने फंड्स भेजे। एंड जब भी हमारा डिज़ास्टर हुआ, एवरी स्टेट, हिंदुस्तान में जो भी स्टेट है उनको स्पेशल पैकेजेस मिले हैं, हमें तो वो पैकेज भी नहीं मिला। एंड हमने अपने रिस्ट्रिक्शंस किए, हमने अपने फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स है और जो हमारा अपना खर्चा है यहाँ पे उस पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत की है। और हमने अपना ये प्रयास किया है कि हम एम्प्लॉयज़ का भी उनका जो बेनिफिट्स है वो भी दें। डेवलपमेंट में जो डिज़ास्टर हुआ है वो चाहे आईपीएच है, पीडब्ल्यूडी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, उनको भी रीवैम्प करें। और साइमल्टेनियसली हम जितने भी हमारी कनेक्टिविटी है उसको भी दोबारा वापस जोड़ें, और जिसमें हम काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। और जो जहाँ तक की फंडिंग की बात करते हैं वो ब्लैक एंड वाइट में आता है सब कुछ, दिस इज़ ऑल इन ब्लैक एंड वाइट। मैं पब्लिक में अभी बोल दूँ कि मैंने 1000 करोड़ रुपया यहाँ पे लगा दिया, 2000 करोड़ रुपया वहाँ पे लगाया, पब्लिक पढ़ी लिखी पब्लिक है, वो समझते हैं। और एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि इलेक्शन ईयर आ रहे हैं, लोगों के दौरे यहाँ पे आने शुरू हो गए। हमारे यहाँ पे 5-6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हमारे स्टेट से है, अगर उनकी एक भी स्टेटमेंट आई है, माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले हैं या फाइनेंस मिनिस्टर को मिले हैं या आप अपने होम मिनिस्टर को मिले हैं और उनने अपना हमारे स्टेट का पक्ष रखा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। बोलना आसान है और पब्लिक में भाषण देना आसान है, पर रियलिटी में काम करना और उसको एक पूरा उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिवैम्प करके अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव करना, आई थिंक वो हमारी सरकार से सीखे तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर वे ऑफ कन्वेइंग माई मैसेज। उन तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए मेरा ये एक ही ये तरीका है जी। इससे पहले के सवाल में आपने स्मार्ट सिटी का जिक्र किया, तो स्मार्ट सिटी का जिक्र आता है तो जहन में सुरेश भारद्वाज का भी नाम आता है, जो आपके प्रतिद्वंदी भी रहे पहले। तो हमारी जनता ये जानना चाहेगी कि हरीश जनार्था किसे मानते अपना सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी, भाजपा से सुरेश भारद्वाज या फिर कोई और? जहाँ तक कि इलेक्शंस की बात आती है, अपने ओपोनेंट को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो कोई भी हो, ओपोनेंट हमेशा ही स्ट्रांग होता है, तो दैट इज़ देयर प्रेरोगेटिव, उनके अपनी चॉइस है कि वो किसको यहाँ पे शिमला शहर में एज अ कैंडिडेट प्रोजेक्ट करते हैं। वहाँ पे हम अपना कार्य कर रहे हैं, अगर लोगों को हमारा कार्य पसंद आएगा और लोगों को हमारा काम करने का तरीका पसंद आएगा तो आई सपोज ओपोनेंट फिर कोई भी हो तो वी ऑलवेज रेडी। एक बैटलफील्ड होती है, इसमें हम जब इलेक्शन में जाते हैं तो हमारा रूप अलग होता है। हम एक सोल्जर होने के नाते एक तरीके से लड़ाई में जा रहे हैं तो हम उस लड़ाई को उस तरीके से लड़ते हैं। पर मेरा एक ये असूल रहा है कि जो मुद्दे पे बात हो और आप पर्सनल उस पर, हम कभी इलेक्शन में 3 स्टेट के मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 विधानसभा के 3 इलेक्शंस हमने लड़े हैं, तो हमने कभी भी किसी के साथ एक लेवल से ऊपर की बात नहीं की। हम मुद्दों पे बात करते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे बात करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो ओपोनेंट भी आए, जो भी ओपोनेंट आएगा वो भी एक मर्यादा में रह के अपने इलेक्शंस लड़े। बाकी पब्लिक इट्स ऑलवेज इन द, वो तो पब्लिक की अपनी चॉइस है कि जिसको किसका कार्य कितना पसंद आता है। पर मैं ये विश्वास जरूर दिलाना चाहता हूँ कि इस टेन्योर में जितना हमने शिमला के लिए प्रयास किया है, काम किया है, तो ये पिछले कई टेन्योर से इतना काम शिमला शहर के अंदर कभी भी नहीं हुआ है जी। क्योंकि तमाम जितने भी कार्य होने हैं उनके लिए रेवेन्यू की ज़रूरत है, तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम तो कई उठाए, चाहे प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट हैं उनको जो उसमें हिमाचल का शेयर बढ़ाने की बात हो, एंट्री टैक्स बढ़ाने की बात हो, कितना उनका फ़ायदा मिला है और क्या लगता है एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है आर्थिक तौर पर, क्योंकि प्रदेश में कर्जा बहुत है, तो अब स्टेबिलिटी की तरफ कितना बढ़ चुका है? देखो, जब जैसे आपने बात स्टार्ट की है, कर्जे की बात स्टार्ट की है, लोन्स की बात स्टार्ट की है, हर गवर्नमेंट लोन लेती है। ये प्रयास हमारा मतलब जो ये लोनिंग सिस्टम का है टू सस्टेन और ग्रोथ के लिए, ये लगभग हमने 91, 92, 93 से ये सिस्टम शुरू हुआ है। हर गवर्नमेंट लोन लेती है, हर गवर्नमेंट लोन को वापस करने का प्रयास करती है, सब्जेक्ट टू फंडिंग फ्रॉम सेंटर गवर्नमेंट्स ऑल्सो। इस बारी इस गवर्नमेंट में जो सेंटर गवर्नमेंट ने कुछ एक हमारी रिस्ट्रिक्शन जो लगाई है,
तो जो हमारे को लॉन पे डिपेंडेंसी